So today we will discuss about the relation between heat and the states of matter. So when we supply energy in the form of heat to a substance, so what will happen? So as you know that in each type of matter, whether it is solid, liquid or gas, the particles have always a state of motion. In solids, the particles have minimum motion, liquids have more, and the highest motion occurs in gases. So when we supply the energy to the substance, so the energy is absorbed by the particles of the substance. So when these particles absorb the energy, then their kinetic energy increases. So when their kinetic energy increases, they will vibrate more, and at a certain time the forces of attraction will get vanished and the particles will leave their fixed position, mainly in the case of solids. Now the particles are able to start moving freely. So at a particular point, the solid starts melting and gets converted into liquid. So just because of the sufficient amount of energy, the particles leave their position and the solid gets converted into liquid. So that means heat is responsible for the change of any state. So now we will talk about melting point. What is melting point? So melting point of a substance is the temperature at which a solid changes into liquid. यानी melting point वो टेम्परेचर है जिस पे आपका सब्सटेंस यानी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आइस जो होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. यानी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक. सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है टंगस्टन का. टंगस्टन जो है एक मेटल है और इट इज़ द मेटल विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड इट हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3414 डिग्री सेल्सियस. काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. सो मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या मालूम पड़ता है? सो सपोज दैट इफ यू हैव अ substance A and it has high melting point, what does it mean? It means that the energy will be required in high amount to melt the substance. यानी अगर किसी कंपाउंड का या किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस चीज़ को मेल्ट करने के लिए. एंड नंबर 2, it indicates that the substance is composed of those particles which have forces of attraction. That means इसका मतलब ये है कि जो आपका सब्सटेंस है उसमें जो पार्टिकल्स है उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो दैट्स वाई यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू वैनिश दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस बी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि यू हैव टू सप्लाई लो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेल्ट द सब्सटेंस. यानी आपको बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ को मेल्ट करने के लिए. ठीक है. नंबर 2, इट ऑल्सो इंडिकेट दैट द सब्सटेंस हैव दोज पार्टिकल्स विच हैव वेरी पुअर फोर्सेस ऑफ attraction.
तो इसलिए उनको मेल्ट करना आसान होगा, क्योंकि उनके पास अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस बहुत ही पुअर है और बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। तो ये बात हो गई हमारी सॉलिड की। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो व्हेन यू सप्लाई हीट टू अ लिक्विड, तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं लिक्विड को, तो क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स भी जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो भी आपस में काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड या तो आपका गैस में कन्वर्ट होगा, या तो आपको उसको या तो वो आपके वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन अगर उसको हम हीट सप्लाई करें तो अमोनिया जो लिक्विड है वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही अगर हम हीट सप्लाई करें वाटर को, तो वाटर क्या करेगा, वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो भी जो है काफ़ी सेपरेट हो जाएंगे काफ़ी गुड गैप पे, और वाटर जो है आपका वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम हीट सप्लाई करते हैं गैस को, तो क्या होता है? सो व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ गैस, the gas expands. That means the volume of the gas will be large and they will become more lighter. That means they will have less density at the time, and that's why they occupy larger volume. So have you ever seen bursting of tire tube? During the summer days, the bursting of tire tube in your bicycle is very common, because during the hot summer days the heat is absorbed by the particles of gas that is present in your tire tube, and the particles gain lot of kinetic energy and they put lot of pressure on the tire tube, and when the pressure is not tolerable by the walls of the tire tube, the tire tube burst. So it is due to expansion of gases. Okay, now we will discuss the relation between pressure and states of matter. So we earlier discussed that what is the effect of pressure on the states of matter. So as you know that if we apply pressure on the solids, so solids have no effect of pressure, and that's why they are called non-compressible. And when we supply pressure to the liquids, so we learned that liquids are very less compressible. So again, you can't make a good change. But when we supply pressure to a gas, so gases are actually highly compressible and the pressure has great effect on the gas. So we can say that the pressure has no effect on solid, so that's why the pressure cannot change a solid into liquid or gas. And the case of liquid, if you apply the pressure, pressure will not change the state of liquid. Okay, and number 3, if we apply pressure on the gas, so because gases are highly compressible, so because of the effect of pressure, the gas can be converted into liquid. But how? Kaise? So the conversion of gas into liquid is known as liquefaction of gases. So it is the process by which substances in the gaseous state are converted to liquid state. Okay, so when pressure on a gas is increased, its molecules come closer together and its temperature is reduced, which removes enough energy to make it
change from the gaseous to the liquid state. मतलब कि जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या चेंज होता है। एक्चुअली जो गैसेस होते हैं, आपको पता है कि उनके बीच जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो गैप ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव वेरी वेरी लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इवन समटाइम्स नेग्लिजिबल। तो क्योंकि उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो जब आप उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वो जो पार्टिकल्स हैं आपके गैसेस के, वो बहुत ही क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। सो व्हेन दे कम in close contact, now the forces of attraction will be increased. So because of increased attraction of force, because of increased attraction between the particles, they get converted into the liquid state. So the increase in attractive forces between the gaseous particles is the main factor of conversion of gas into a liquid. But sometimes first we have to cool the gas to reduce the kinetic energy of the gases, and then we apply pressure to compress the gas and get the liquid form of the gas. So I hope you got the concept that how the heat and the pressure determine the state of matter. Thank you so much. In the end of the video, I have shown some pictures. First picture is of your liquid ammonia. Actually, in the laboratory, we use ammonia for many reactions. So in the laboratory, ammonia either present in the form of pure liquid or it is present in the solution state. That means we take the ammonia gas and we dissolve the ammonia gas into the water, which is known as liquor ammonia. And second picture is of a cylinder which contains ammonia gas, and it is the basic fact that ammonia does not exist in the liquid state at room temperature. It exists in the gaseous form. Okay, and the third picture is of liquid oxygen. So oxygen is also a gas at room temperature, but we can convert the oxygen gas into the liquid oxygen by cooling it and compressing it and converting it into a liquid state. So liquid oxygen only exists at very low temperature. It can't exist in the liquid state at room temperature. Okay, thank you.